आज हम आपसे जीएसटी और इससे जुड़ी धोखाधड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश में जब से जीएसटी का कानून लागू हुआ है, तब से देश में जीएसटी कानूनों को लेकर नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले हमें जीएसटी से जुड़े इन घोटालों को समझना होगा कि ये किस तरह से घोटाले हैं और उससे आखिर ये घोटाले कैसे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितन मेहता, डॉक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस काउंसलिंग। आज आपके साथ जीएसटी और इससे जुड़े घोटालों को लेकर चर्चा करूंगा और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये फ्रॉड आखिर होते कैसे। पहले हम जीएसटी के बारे में समझेंगे। जीएसटी का ढांचा वर्ष 2016 में तैयार किया गया था और भारत में ये 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा किए गए 101वें संविधान संशोधन के साथ अस्तित्व में आया। इससे सबसे सुरक्षित कर के रूप में भी पहचाना गया। भारत में जीएसटी लागू होने से पहले वेट लागू था और अब हम जीएसटी को लेकर होने वाले घोटाले को जानने में समझने का प्रयास करेंगे। जीएसटी घोटालों में दो तरह के घोटाले हैं, एक है इंटेंशनल फ्रॉड और एक है अनइंटेंशनल फ्रॉड। इंटेंशनल फ्रॉड को हम सुनियोजित फ्रॉड के रूप में भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसे फ्रॉड जानबूझकर किए जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड जीएसटी की वेबसाइट के पूर्ण तरह से सक्षम नहीं होने के कारण हो रहे हैं। जीएसटी पोर्टल केवल सिस्टम पर क्रेडिट पास से बना है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पोर्टल में क्रेडिट पास के बारे में किसी तरह के भी डिस्क्रिप्शन की कोई भी जानकारी नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति जब फर्नीचर खरीदता है लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं लेता, उसका सिर्फ बिल ले लेता है और उसे 18% जीएसटी के साथ बिल मिल जाता है। सिर्फ 5% में वो खरीदता है, क्योंकि ये सारी जो बिलिंग होती है वो सस्ती होती है। बिल में उसे 18% तो मिल जाएगा, लेकिन उसे 5% में ही ये बिल मिल गया। इसी तरह से जब वो सेल करेंगे तो फर्नीचर की जगह पर उदाहरण के तौर पर वो तेल की बिक्री कर रहा है और तेल की बिक्री पर वो 18% जीएसटी लगाकर ही बेचेगा, लेकिन उसे ये बिल 9% पर बेचेगा, तो इससे 4% का उसे प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे घोटालों की वजह से हमारे देश में कई गिरफ्तारियां हुई, कई लोग इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल पाए गए। पोर्टल की कमी के कारण इस तरह की धोखाधड़ी सामने आती है। इस उदाहरण में व्यक्ति जानता था कि वो फर्नीचर खरीद कर रहा है और तेल बेच रहा है, तो यूकी या सिस्टम के साथ एक योजनाबद्ध ढंग से की गई धोखाधड़ी थी, इसलिए इसे हम इंटेंशनल धोखाधड़ी भी मान सकते हैं। जीएसटी में कानूनी रूप से ये स्पष्ट है कि माल के किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं होने के कारण वो धोखाधड़ी माना जाएगी। सरकार को ऐसी इंटेंशनल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ उपाय करने होंगे और पोर्टल में कुछ व्यापक सुधार करने चाहिए। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि नॉन इंटेंशनल फ्रॉड कैसे होता है। नॉन इंटेंशनल फ्रॉड को अनप्लान चीटिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति से अनजाने में इस तरह की धोखाधड़ी हो जाती है। जब कंपनियां बैंक से वर्किंग कैपिटल लेती है, यानी कि सीसी लेती है, कैश क्रेडिट लेती है, तो इसे कंपनी को अपने प्रॉफिट भी दिखाने होते हैं, टर्नओवर दिखाना होता है और अगले वर्ष के लिए भी टर्नओवर में इजाफा दिखाना पड़ता है। टर्नओवर कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हुए टर्नओवर को मेंटेन करने के लिए भी हम न चाहते हुए भी कई गलतियां कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए ए कंपनी बी को माल बेचती है, बी कंपनी सी को माल बेचती है, सी डी को बेचती है और डी वापिस ए को बेच देती है, लेकिन इस दौरान माल की आवाजाही नहीं होती है। इस प्रक्रिया को हम सर्कल ट्रेडिंग का भी नाम दे सकते हैं। इस ट्रेडिंग के कारण टर्नओवर की एंट्री हर कंपनी की बैलेंस शीट में हो जाती है और बैंक के खाते में ये टर्नओवर दिखाई देता है और इससे आपके बैंक के ऋण में मेंटेन रखने में मदद मिलती है। इस ट्रेडिंग में जहां कहीं भी आवश्यक होता है वहां जीएसटी का भुगतान भी किया जाता है, लेकिन जीएसटी के कानून के अनुसार माल की आवाजाही अगर नहीं है तो इसे धोखाधड़ी मानी जाती है। सर्कल ट्रेडिंग में किसी का भी इरादा धोखाधड़ी करने का नहीं होता है, लेकिन अनजाने में वो बैंक के लोन को मेंटेन रखने के लिए धोखाधड़ी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति 5 करोड़ से अधिक की राशि के लिए इस तरह की धोखाधड़ी करता है तो वो गिरफ्तार हो सकता है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सर्कल ट्रेडिंग को रोकने के लिए बैंकिंग सिस्टम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ बदलावों को अपनाना चाहिए और व्यवस्था में कुछ सुधार करना चाहिए। कैश क्रेडिट के लिए टर्नओवर के जोखिम और बोझ और प्रतिबंध को हटाने जैसे परिवर्तन बैंकिंग सिस्टम और रिजर्व बैंक द्वारा सर्कल ट्रेडिंग के इस दुर्भावनापूर्ण कार्य को रोकने के लिए लागू किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जीएसटी धोखाधड़ी और इससे जुड़े विभिन्न आयामों को समझने में मदद मिलेगी
अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, और नियमित अपडेट के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।